प्यारे बच्चों, मैं हूं दिवाकर सर, बायोलॉजी मेंटोर फ्रॉम स्कूल ऑफ बायोलॉजी। और आज के लेक्चर में अगेन बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पार्ट से एक छोटा सा पार्ट कवर करेंगे, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, सीयूटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक का नाम है जीन थेरेपी। अब थोड़ा सा एक लाइन में समझते हैं कि जीन थेरेपी का मतलब क्या है। जीन थेरेपी का मतलब है, मान लो किसी पर्सन के अंदर कोई जीन काम करना बंद कर दे, किसी भी कारण से डिस्ट्रॉय हो गया जीन या फिर म्यूटेट हो गया जीन, वो जीन काम करना बंद हो गया। तो जीन काम करना बंद हो गया तो जीन का प्रोडक्ट बनना भी बंद हो जाए। और सोचो कि वो प्रोडक्ट जो जीन बनाता था, वो प्रोडक्ट किसी वाइटल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, पर्सन के या सेल के या किसी ऑर्गेनिज्म के, तो उस पर्सन में या उस सेल के अंदर वो वाइटल फंक्शन तो नहीं हो। तो एक स्ट्रेटजी लाई गई, स्ट्रेटजी को जीन थेरेपी कहते हैं कि एक जो जीन मिसिंग था किसी पर्सन में, जो नॉन फंक्शनल जीन था, उसको हमने फंक्शनल जीन के जरिए ट्रांसफर कर दिया, फंक्शनल जीन के जरिए रिप्लेस कर दिया। तो जीन के लेवल पर हमने ये थेरेपी करी, इसीलिए इसको जीन थेरेपी कहते हैं। वैसे तो जीन थेरेपी एक बहुत ही चाइल्डहुड स्टेज में है इन दिनों, अभी कोई बहुत मेजर डेवलपमेंट नहीं हुआ है जीन थेरेपी के फील्ड में। लेकिन साइंटिस्ट का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि आने वाले समय में जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, उसको जीन थेरेपी के जरिए शायद ट्रीट कर पाए। तो जीन थेरेपी में हमने एक छोटा सा स्लाइड बनाया है, आपके सामने है। तो इसको इसी स्लाइड के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि जीन थेरेपी आखिर में क्या होता है। तो बच्चों, जीन थेरेपी में जैसा हमने कहा कि जीन को हमें एक फंक्शनल जीन को ट्रांसफर करना है, रिप्लेस करने के लिए नॉन फंक्शनल जीन से। अब फंक्शनल यदि हम सोमैटिक सेल में कर रहे हैं, है ना, सपोज सोमैटिक सेल में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। दो तरह के सेल होते हैं हमारे बॉडी में, एक जर्म सेल और एक सोमैटिक सेल। जर्म सेल वो सेल होता है जिसमें जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और सोमैटिक सेल वो सेल होता है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो सोमैटिक सेल में यदि हमने वो जीन ट्रांसफर कर दिया, फंक्शनल जीन, तो उसको हम सोमैटिक सेल जीन थेरेपी कहेंगे। अब इसका एडवांटेज ये है कि भाई ठीक है, वो उस जनरेशन तो ठीक है, लेकिन क्योंकि सोमैटिक सेल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो अगले जनरेशन में उसका इफेक्ट नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन यही चीज यदि हम फंक्शनल जीन को जर्म सेल के लेवल पर यदि हम ट्रांसफर कर दें सक्सेसफुली, तो जर्म सेल क्योंकि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो उसका इफेक्ट अगले जनरेशन में भी जाएगा। ऐसे थेरेपी को हम जर्म सेल जीन थेरेपी कहेंगे। बच्चों, इन दिनों जो थेरेपी थोड़ी बहुत सक्सेसफुल हो पाई है, वो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी हो पाई है। जर्म सेल के लेवल पर थेरेपी अभी अलाउड नहीं है। तो कौन से सेल में हमने जीन को, फंक्शनल जीन को ट्रांसफर किया, इस बेसिस पर यह थेरेपी दो तरह की है, सोमैटिक सेल जीन थेरेपी और जर्म सेल जीन थेरेपी। इसी तरह से जीन थेरेपी को हम एक और तरीके से क्लासिफाई करते हैं, इन विवो एंड इन विट्रो जीन थेरेपी। इन विवो, इन विवो का मतलब होता है इनसाइड बॉडी। कोई फंक्शनल जीन हमने बनाया और फंक्शनल जीन को हमने बॉडी के अंदर ही उस सेल में ट्रांसफर कर दिया। क्यों, ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा इसलिए किया कि उस सेल को बॉडी के बाहर हम डिवाइड नहीं करा सकते। जैसे हमारे बॉडी में न्यूरॉन है, न्यूरॉन हम डिवाइड नहीं करा सकते, और यदि जीन को हमें न्यूरॉन में ट्रांसफर करना है तो बॉडी को बाहर, बॉडी से बाहर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे थेरेपी को हम क्या कहेंगे? इन विवो जीन थेरेपी। तो ये उन नर्व सेल वगैरह के लिए एप्लीकेबल है, न्यूरॉन के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जो दूसरी थेरेपी है, इन विट्रो जीन थेरेपी, हम ऐसे सेल के लिए करते हैं जो बॉडी के बाहर डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका क्या एडवांटेज होगा? जैसे मान लो कि एक सेल में हमने फंक्शनल जीन ट्रांसफर कर दिया, एक सेल में हमने फंक्शनल जीन ट्रांसफर कर दिया, और टिश्यू कल्चर के जरिए हम इस सेल के बहुत सारी कॉपी बना लेंगे,
बहुत सारी कॉपी बना लेंगे, सब में वो जीन होगा, सब में वो जीन होगा। तो इन विट्रो जीन थेरेपी उनसे सेल के लिए की जाती है जो बॉडी के बाहर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सेल्स ऑफ हीमोपोइटिक सिस्टम, हमारे बॉन मैरो के सेल्स, उसमें डिवीजन की एबिलिटी होती है, प्लूरीपोटेंट सेल होते हैं, तो वो उसके लिए हम इन विट्रो जीन थेरेपी कहते हैं। तो हमने जीन थेरेपी का मतलब समझा। अब जीन थेरेपी जो सबसे पहले एक 4 साल के बच्चे को दिया गया था, ये इमेज भी देख सकते हो, उस बच्ची का नाम अशांति डी सिल्वा, ये 4 इयर्स ओल्ड थी जब ये थेरेपी उसको दी गई थी 1990 में, है ना। सी वॉज सफरिंग फ्रॉम स्किड। स्किड का मतलब क्या होता है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, कंबाइंड का मतलब है कि ये इनबॉर्न होता है, जैसे एड्स और स्किड में फर्क करोगे ना, एड्स अक्वायर्ड है, लाइफ टाइम में वो अक्वायर हम करते हैं, लेकिन स्किड जो है ना वो इनबॉर्न होता है, कॉन्जेनाइटल होता है, जन्म से ही होता है, मतलब जीन से रिलेटेड डिसऑर्डर। स्किड में क्या होता है कि ना तो बी लिम्फोसाइट बनते हैं ना टी लिम्फोसाइट बनते हैं, और ये दोनों लिम्फोसाइट ना बने तो हमारा जो थर्ड लाइन डिफेंस है, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, वही काम नहीं करेगा, और जब वही काम नहीं करेगा तो बच्चे को इम्यूनिटी कहाँ से मिलेगी? तो स्किड को ट्रीट करने के लिए थेरेपी सबसे पहले दी गई थी 4 साल के बच्चे को, जिसका नाम अशांति डी सिल्वा था। तो कैसे दी गई थी उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म आप समझिए। तो इस डिजीज को, जो स्किड डिजीज है, इसको एडीए डिजीज भी बोलते हैं। एडीए डिजीज, एडिनोसाइन डी एमिनेज, नाम से देख रहे हो एएसई लगा हुआ है, तो कोई एंजाइम है। मतलब ये जो एंजाइम है ना, एडिनोसाइन डी एमिनेज एंजाइम, ये एंजाइम क्यों नहीं बन रहा बॉडी में? वो इसलिए नहीं बन रहा कि उसका कोई जो जीन है वो काम नहीं कर रहा। इसको जीन, इस एंजाइम को बनाने वाला जीन फंक्शनल नहीं है। ये एंजाइम करता क्या है? ये एंजाइम एडिनोसाइन को पर जब एडीए का एक्शन होगा तो ये आइनोसिन में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? एडिनोसाइन डी एमिनेज, मतलब बाय रिमूविंग एमिनो ग्रुप, है ना, एमिनो ग्रुप को ये रिमूव करा देता है एडिनोसाइन से, और एडिनोसाइन से एमिनो ग्रुप को ये रिमूव करा दो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइनोसाइन। अब सोचो बच्चों कि यदि जीन नहीं है एडीए बनाने वाला तो एडीए नहीं बनेगा, और एडीए नहीं बनेगा, जब एडीए नहीं बनेगा तो एडिनोसाइन का क्या होता जाएगा? सेल के अंदर एकुमुलेशन होता जाएगा, सेल एकुमुलेट होते रहेंगे। एकुमुलेशन से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि ये जो एडीए एडिनोसाइन का एकुमुलेशन है, ये बी एंड टी लिम्फोसाइट दोनों को डिस्ट्रॉय करता है, दोनों को डिस्ट्रॉय करता है। तो बी और टी लिम्फोसाइट यदि डिस्ट्रॉय होने लगेगा तो बच्चे में ना तो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम डेवलप हो पाएगा, और ना ही एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, जिसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं, दोनों में कोई डेवलप नहीं हो पाएगा। तो एक 4 साल के बच्चे को ये थेरेपी कैसे दी गई थी? तो क्या किया गया कि बैक्टीरिया के अंदर ये एडीए जीन को क्लोन किया। देखो ये क्लोनिंग का तरीका तो आपको पता ही है कि उसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ देते हैं और फिर उस जीन की बहुत सारी कॉपी बन जाती है। तो एडीए जीन को बैक्टीरिया के अंदर क्या किया गया? क्लोन किया गया, ठीक है, उसके प्लाज्मिड के साथ जोड़कर। फिर हमने क्या पढ़ा है कि प्लांट में यदि जीन को ट्रांसफर करना हो, प्लांट में यदि जीन को ट्रांसफर करना हो तो एग्रोबैक्टीरियम से करते हैं, और एनिमल में करना हो तो रेट्रोवायरस से करते हैं, ठीक है। तो रेट्रोवायरस के पास जो अपना जीनोम है, अपना जीनोम, सपोज ये जीनोम है इसका, ये तो हार्मफुल होगा ना, वायरस का जीन तो हार्मफुल होता है। तो पहले हम क्या करते हैं? रेट्रोवायरस के जीन को बाहर निकाल देते हैं, और ये जो जीन हमने क्लोन किया था, ये जो आप देख रहे हो ब्लू कलर का, ये हमने रेट्रोवायरस में ट्रांसफर कर दिया, रेट्रोवायरस में हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। इसके जीन को, रेट्रोवायरस के जीन को निकाल दिया, क्योंकि वो तो कोई डिजीज कॉज करता। अब हमने क्या किया कि इस बच्चे से, के बॉडी से
टी लिम्फोसाइट को आइसोलेट किया गया, है ना। तो टी लिम्फोसाइट ये जो है बॉडी के बाहर प्रोपोगेट कर सकता है, ये हीमोपोइटिक सिस्टम का सेल है। और फिर ये जो आप देख रहे हो रेट्रोवायरस, इससे इन्फेक्ट कराया गया इस सेल में। तो वायरस जब सेल को इन्फेक्ट करता है तो अपना डीएनए या आरएनए जो भी उसके पास है वो ट्रांसफर करेगा। तो इसके पास जो ये फंक्शनल जीन था वो ट्रांसफर हो गया सेल के अंदर। अब इसको कल्चर कर लो, हजारों लाखों सेल्स बना लो। हजारों लाखों सेल्स बनाने के बाद, क्योंकि जो टी लिम्फोसाइट है ना उसकी लाइफ ज्यादा नहीं होती, तो इट नीड्स रेगुलर ट्रांसफ्यूजन। एक रेगुलर इंटरवल के बाद उसको फिर से क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है। तो इसलिए बॉडी के बाहर इसको हम कल्चर करते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया सोमैटिक सेल जीन थेरेपी का भी। टी लिम्फोसाइट तो जर्म सेल नहीं है ना। और दूसरा इन विट्रो जीन थेरेपी का। इन विट्रो जीन थेरेपी क्यों, क्योंकि इन विट्रो बॉडी के बाहर हमने सेल को निकाला और फिर उसको उसमें जीन को ट्रांसफर किया। क्यों ट्रांसफर किया, क्योंकि वो प्रोपोगेट कर सके। सेल टिश्यू कल्चर से उसके हमने नंबर बढ़ाए। अब है कि क्या इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट है स्किड का। तो एक लाइन यहाँ पर हमने लिखा है कि इफ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बोन मैरो सेल प्रोड्यूसिंग एडीए is introduced into the cell at early embryonic stage, it could be permanent cure, है ना। एडीए जीन को निकाल करके यदि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हम ट्रांसफर कर दें, एम्ब्रियोनिक स्टेज में यदि हम ट्रांसफर कर दें, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ट्रांसफर करने के बाद वो एक परमानेंट क्योर हो सकता है। तो जीन थेरेपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरेपी है इन दिनों। हालांकि बहुत चाइल्डहुड स्टेज में है, बहुत ज़्यादा सक्सेस हमें इस फील्ड में नहीं मिले हैं, फिर भी आने वाले समय में हम देखेंगे कि बहुत सारे जेनेटिक डिजीज जो हम क्योर नहीं कर पा रहे, वो अब हम क्योर कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है जीन थेरेपी का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स ए लॉट।